आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। दो घटनाएं उन्होंने आपके साथ की तो उसी का बदला लिया आपको आतंकवादी घोषित कर। अखिलेश यादव से आपके रिश्ते कैसे हैं? आप बेंगलुरु गए? हाँ गए। अमित शाह से आपने भेंट की? हाँ भेंट की। क्या बात? अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आपके लिए मैं एक विशेष पॉडकास्ट लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनेता जिनका अपना एक बड़ा विस्तृत इतिहास है, जिन्होंने कई मुख्यमंत्री बनाए, कई मुख्यमंत्री बिगाड़े और खुद इंडिपेंडेंट रहकर एक नहीं बल्कि 7 बार लगातार अजेय विधायक रहे, दूसरों को भी जिताया, खुद की पार्टी के लोगों को भी जिताया, सरकारें बनाई और बिगाड़ी। तमाम राजा आए और गए, तमाम सरकारें बनी और बिगड़ी, तमाम मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पावरफुल होते गए, लगातार सत्ता में रहे, लगातार पावर में रहे और हर तरह की चुनौतियों को झेलकर आज भी अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ खड़े हैं। आप लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। 7 बार के एमएलए और 5 बार के कैबिनेट मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कुंडा से विधायक। बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद आपका एक इंटरव्यू करने का अवसर मिला। कुछ पुरानी यादें भी ताजा हुई। आपने बुलाया इतने दिनों बाद? नहीं, मैं तो अक्सर आपको बुलाता रहता हूँ, आप थोड़ा मीडिया से दूरी जरूर बरतते हैं। ऐसा नहीं। इन दिनों कैसी चल रही है आपकी राजनीति? सब ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा है। आपकी स्पीच बड़ी चर्चा में जो आपने अभी विधानसभा में दी, अब आपने एक लाइन पकड़ ली है सनातन की। नहीं, देखिए, बड़ा गंभीर विषय आपने पहले ही प्रश्न से उठा दिया है, तो हम ये बता दें कि लाइन पकड़ने जैसी कोई बात नहीं है। विचारधारा हमारे पिताजी के, हमारे पूरे परिवार की यही रही है। हाँ, जहाँ जो गलत हो रहा है उस चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया। संभवतः परसों की विधानसभा के भाषण की बात कर रहे हैं आप। जब उस भाषण को सुनेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि एक भी बात उसमें ऐसी होगी जिससे आप असहमत हों। कई विषय थे और वो विधायकों से एक तरह से राय मांगी गई कि जब हमको आज़ादी के हम 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो हम किस तरह का भारत देखना चाहेंगे और उस विकसित भारत में क्या हमारे सुझाव होने चाहिए। इस निमित्त 24 घंटे से अधिक का एक मैराथन सेशन बुलाया गया था, तो उसमें माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी, तो उसमें हमने बोला था। आप सनातन भारत चाहते हैं? नहीं, भारत तो सनातनी है ही है। भारत अगर आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ सनातनी बाहुल्य है। आप थोड़ा हम पहले जाना चाहेंगे। अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, अंग्रेज जाने लगे तो अल्लामा इकबाल और जिन्ना ने ये कहा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, हमको अपना इस्लामिक राष्ट्र अलग चाहिए। अब ये गौर करने की बात है कि कभी भी हिंदू ने ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, बल्कि हिंदुओं ने, जो मुस्लिम उस समय पाकिस्तान जा रहे थे, उनको रोका कि मत जाइए, हम यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। तो जो बंटवारा देश का हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ। ये एकदम ये ऐतिहासिक सत्य है। आप, हो सकता है आप न सहमत हों इस बात से, लेकिन यथार्थ तो यही है। तो हिंदुओं ने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम हमारे साथ न रहें या हमको अलग। हाँ, भारत यदि धर्मनिरपेक्ष देश है आज तो उसका कारण ये है कि वो हिंदू बाहुल्य है। आप चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाए? क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल चाहते हैं। आप संविधान बदलना चाहते हैं? नहीं, संविधान बदलना बिल्कुल नहीं कैसे चाहते हम। एक बड़ा अच्छा विषय आपने उठा दिया। दुनिया में कई एक ऐसे देश हैं जहां संविधान नहीं है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान बैठते हैं या तानाशाही है, वहां संविधान का कोई मतलब नहीं। लेकिन जिन देशों में संविधान है, हर संविधान की एक प्रस्तावना है, एक प्रिएम्बल है, वो संविधान की आत्मा होती है।
संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, कृपलानी जी आदि आदि अनेक विद्वान हुए जो संविधान सभा में थे। और बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। अब प्रिएम्बल में संशोधन कर दिया 76 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी में। आपको ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं, मतलब क्या समझा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ी विद्वान हो गई थी या सरदार पटेल से बड़ी विद्वान है, या तो ये तानाशाही है कि इमरजेंसी के समय संविधान की जो मूल भावना, जो आत्मा होती है प्रिएम्बल, उससे खिलवाड़ किया गया, आप जो ये कि चाहते नहीं हैं होना कि चाहिए। समाजवादी और सेकुलर दो शब्द संविधान से हट जाएं? हम चाहते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, आपने एकदम सही पकड़ा है, और हमारे पास तस्वीर भी है, आपके पास भी होगी, जो मूल प्रस्तावना है वही स्वरूप होना चाहिए। तो इसका मतलब आप समाजवाद नहीं चाहते? नहीं, उसमें डिलीट करना पड़ेगा। आप देखिए, इमरजेंसी के समय क्या कांग्रेस समाजवाद चाहती थी? क्या कांग्रेस समाजवाद चाहती थी? संशोधन तो इंदिरा गांधी ने किया है। समाजवाद से तो इंदिरा जी का 36 का आंकड़ा, यानी कि अगर समाजवादी आंदोलन देश में हुआ है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, या समाजवादी सोच जो है, तो उसके डीएनए में कांग्रेस विरोध है। अगर आज लोहिया जी जीवित होते, आचार्य नरेंद्र देव होते, आज जीवित होते, क्या कभी कांग्रेस से समझौता करते? आप क्या चाहते हैं? समाजवाद डिलीट किया जाए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो प्रस्तावना हमारे संविधान में मूल रूप से थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जो बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जिसके सरदार पटेल सदस्य रहे, जो भी लिखा था वो यथावत रहना चाहिए। हमने हाउस में भी कहा था, हम फिर एक कह रहे हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो या किसी कोई अस्वस्थ हो, आप जाइए वैद्य के पास या डॉक्टर के पास, और उसमें अपना तिकड़म आप बैठाने लगिए, उनने कोई औषधि दी तो आप कहेंगे नहीं, इसको जो है गर्म पानी नहीं ठंडे पानी के साथ ले, तो और आप इसमें इस ये मानने से तो क्यों वो परहेज कर रहे हैं कि समाजवाद और सेकुलर डिलीट किया जाए? बिल्कुल जब आप तो ये कहना पड़ेगा फिर आपको, तो हम कह रहे हैं, डिलीट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल कह रहे हैं, समाजवाद और सेक्युलर शब्द दो डिलीट करेंगे तभी तो वो मूल भावना में आएगा। हम क्या कह रहे हैं तब से, मूल जो संविधान की प्रस्तावना है, आप चाहे जितनी बार हमसे पूछिएगा हम वही कहेंगे। हम नहीं, मैं कोई अपनी बात ओरिजिनल आप में डाल ओरिजिनल कर चाहते हैं, बिल्कुल खुल के। हम तो हाउस में भी कहा आप हमने, समाजवाद और सेकुलर को संविधान से डिलीट कराना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, बाबा उसका साहब, आपके पास तर्क हाँ है, बिल्कुल, उसका आपके पास तर्क है। क्योंकि जिन विद्वानों ने संविधान को लिखा, रचना करी, बनाया, उन्होंने इन शब्दों को उसमें सम्मिलित नहीं किया, इसलिए। ओके, थोड़ा पास्ट में चलें। आप राजनीति में क्यों आए? आपके पास तो बहुत विकल्प थे। 1993 बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले का विचार ऐसा नहीं था कि राजनीति में जाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके घर पहुंचे तो लोग आने लगे कि साहब आप चुनाव लड़िए। क्या उम्र थी तब आपकी? उस समय 23 साल। लगभग 23.5-24 वर्ष। आने लगे कि चुनाव लड़िए। पर कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री तो थी नहीं, फिर क्यों आप पे लोग दबाव बनाए कि चुनाव लड़िए? क्षेत्र की जनता का स्नेह और विश्वास हमको प्राप्त है। उन्होंने कुछ देखा होगा, जनता जनार्दन ने, उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि 23 आपको साल में। लड़ना है, और उनकी इच्छा वो हमारे लिए आदेश। और 93 में पहला चुनाव लड़ा, और सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक निर्दलीय नियाज हसन को हरा के? नहीं, ताहिर हसन। ताहिर हसन। ताहिर। तो लोगों के दबाव में आप राजनीति आए, ये आपका स्वभाव का दबाव में नहीं, थी? दबाव में नहीं, हम कहे सुझाव। आपकी अपनी जरूरत नहीं थी, आपका अपनी दिलचस्पी नहीं थी? दबाव शब्द नहीं, सुझाव हम कहेंगे। लोगों ने ये चाहा कि आप आइए, और हमारी भी इच्छा हुई, और इस तरह से राजनीति में आए। कोई राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1997 याद होगा आपको, किसी पार्टी की, जब 1996 में किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं आया, तब बीजेपी और बीएसपी का 93 के बाद हाँ। 96 में फिर उपचुनाव हुआ, और किसी को बहुमत नहीं, मध्यावधि, और उसमें किसी को बहुमत नहीं आया। तो देन बीजेपी और बीएसपी का एक अलायंस हुआ,
93 में भी बहुमत नहीं मिला था, 96 में भी बहुमत नहीं मिला। अलायंस हुआ, मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, नहीं कल्याण सिंह बने। हम बताएंगे आपको। 96 में जब चुनाव हुआ तो जो आप कह रहे हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिली, और 93 में जो सरकार बनी थी पहले नेताजी के साथ मायावती थी, उसके बाद मायावती जी को भाजपा ने समर्थन दिया और कल्याण सिंह बने। नहीं, तब कल्याण सिंह नहीं बने थे, मायावती जी को समर्थन दिया था। आप ये 97 की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी हम 93 की बात 93 कर रहे हैं, आप सुने जाइए पहले। कालांतर में कुछ मनमुटाव हुआ भाजपा और बसपा में, अब फिर से मध्यावधि चुनाव 96 वाला आया। करेक्ट। 96 में फिर किसी को बहुमत नहीं मिली, तो 6 महीना कोई सरकार ही नहीं बनी, बिना सरकार के 6 महीना। 6 महीने बाद ये निर्णय हुआ कि साहब भाजपा और बसपा एक होकर के सरकार बनाएंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे। और तो सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उस पर यह निर्णय आया कि साहब तय हुआ कि 6-6 महीने के मुख्यमंत्री होंगे। तो मायावती जी ने कहा कि पहले 6 महीने हम मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जब 6 महीने का इनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब बारी थी भाजपा की। कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री होना था। इस पे मायावती जी ने आपत्ति करी कि हम कल्याण सिंह हमको स्वीकार्य नहीं है, किसी दूसरे अपना करने के बाद किसी दूसरे का नाम बताइए। इस पे भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि आप ये निर्धारित नहीं करेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं, आपका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, अब अपना वादा निभाइए और भाजपा के जो भी जिसको भी चाहे भाजपा उसको आपको मुख्यमंत्री के लिए समर्थन देना है सदन में। काफी एक जद्दोजहद के बाद ये तय हुआ, मायावती ने समर्थन दिया, लेकिन बात बनी नहीं। वो 1-1.5 महीने में अलगाव हो गया। और यहां से आप पूछेंगे, हम बताते चले, आप बोलते चले, मुझे जहां पूछना है मैं पूछ लूंगा। जी बिल्कुल। अब 1 वर्ष के चुनाव होने के 1 वर्ष के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी थी। 97 आ गया। 6 महीने तक सरकार नहीं बनी, 6 महीने मायावती जी रही, और मतलब 13 महीने और मान लीजिए 13 महीने 14 महीने कोई फिर से चुनाव के मैदान में जाना नहीं चाह रहा था। तो बसपा टूटी और जनतांत्रिक बसपा बनी, कांग्रेस टूट करके लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी। इन लोगों ने 22 और 12 नहीं 22 कांग्रेस से टूटे और 12 बीएसपी से। जहां तक हमको याद आ रहा है 12 से अधिक संख्या थी। वो देखा जा सकता है। ठीक है। और प्लस निर्दलीय 7 और राष्ट्रीय लोकदल, इस तरह से करके भाजपा को कल्याण सिंह जी ने अपना बहुमत सिद्ध किया। अब यहीं पर एक कैच है, ये बीएसपी टूटी और निर्दलियों को एक किया गया, भूमिका रघुराज प्रताप सिंह की थी और उन्होंने बसपा को तोड़ा। उस समय जो दायित्व हमको दिया गया था, हमने उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। और सही बात तो यह है कि हम भी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, जैसे अन्य एमएलए नहीं चाहते थे। नहीं, सिर्फ आप अपने चुनाव के इंटरेस्ट में इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते थे, आप कुछ और बात थी। जितने लोग थे, मूल बात तो ये है कि कोई दोबारा चुनाव नहीं चाहता था। ठीक है, हमको जो दायित्व दिया गया, बसपा के बहुत से ऐसे विधायक थे जो हमारे परिचित थे, हमारे शुभचिंतक थे, हम उनके शुभचिंतक थे, तो हमने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल हुए। कितने मेले तोड़े थे? अब तो बताने में कोई बुराई नहीं। नहीं, जाने दीजिए नाम, क्योंकि ये लगेगा कि बड़बोलापन है कि हम उनका नाम ले रहे हैं कि उनको नाम लेने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी? अच्छी खासी संख्या थी, मोर देन 12। आपकी बीजेपी के साथ कोई डील हुई थी कि बसपा को तोड़कर समर्थन लाओ? कोई डील नहीं। उस समय एक फॉर्मूला ये तय हुआ कि साहब सब लोग तो मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो एक बार के हैं वो राज्य मंत्री और 2 बार के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उस फॉर्मूले में हम आए। हमारा सेकंड टर्म था। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे दायित्व दिया गया था। हाँ, किसने दायित्व दिया था? राजनाथ जी ने और कुछ और लोगों ने। पर आप तो उनके नहीं थे, तो आपको दायित्व कैसे दे दिया? व्यक्तिगत संबंध थे हमारे, आज भी हैं। व्यक्तिगत संबंधों के लिए आपने एक पार्टी तोड़ी? व्यक्तिगत संबंधों के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।
पर आपको लोग कहते हैं कि मिनिस्टीरियल बर्थ, यानी आपको एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर हुआ था, कोई उस समय हम ही को नहीं, जितने लोग और टूट के फर्स्ट आए, टाइम यू बिकम ए चीफ हम मिनिस्टर। सच्चाई ये भी बता दें, हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने लोग आए किसी से मंत्री पद की कोई बात नहीं हुई थी। पहले तो ये था कि संख्या पूरी करो, संख्या पूरी करो, ये हो रहा था। कितनों को पकड़े या क्या करना पड़ा न था? पकड़े नहीं, समझाया गया, न पकड़ा गया न उठाया गया, सिर्फ समझाया गया, तर्क संगत बातें रखी गई, और हर विधायक की अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी होती है। 93 में मध्यावधि हो चुका था, फिर एक मध्या, और वो दौर ऐसा था 89, 91, 93, 96 लगातार 3 बार मध्यावधि चुनाव हो चुके थे। मतलब जनता भी त्रस्त हो चुकी थी और लड़ने वाले भी त्रस्त हो चुके थे, पस्त हो चुके थे। सिर्फ यही कारण तो नहीं हो सकता ना? ये एक प्रमुख कारण था, अनेक कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख कारण था। पर आपको डिपार्टमेंट बड़ा हल्का-फुल्का मिला, ये कैसी डील थी जिसमें आपने इतने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कार्यक्रम हाँ, क्रियान्वयन, 20 सूत्री जब कार्यक्रम, इतना बड़ा आपने काम किया था, व्यक्तिगत संबंधों में आपने जाके एक पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दी थी, वो भी मायावती की, ये जोखिम नहीं था? उस जोखिम के मुकाबले आपको रिवार्ड कम था। नहीं, बात रिवॉर्ड की नहीं है, ना हमने कोई मंत्री पद की मांग करी थी, ना हमने विभाग की कोई मांग करी थी। माननीय कल्याण सिंह जी ने जो उचित समझा दिया, और हम खुश हैं, संतुष्ट हैं उसमें। पर कैसे ऐसी सहमति बन गई जिस व्यक्ति ने कहा था कुंडा का गुंडा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की भी बड़ी रोचक कहानी, वो भी हम बता दे रहे हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी से हमारा एक बार की पहले भेंट थी, जब हम विधायक नहीं थे तब की। अब उन्होंने जो भी उनको फीड किया गया हो, जो शब्द आप कह रहे हैं, उन्होंने कुंडा में आके ये भाषण में कहा, और चुनाव हुआ, हम जीत गए। जीतने के बाद जब लखनऊ आए तो हम कल्याण सिंह जी से मिलने गए। पहली बार भेंट हुई? नहीं, हमने बताया कि विधायक बनने के बाद पहली बार। नहीं, इसके पहले भेंट हो चुकी भेंट थी। हुई। भेंट हो चुकी थी, लेकिन हम गए, उनके कमरे में गए, बुलाए गए, बैठे। हम कहे, आप ऐसा कैसे बोल दिए हमारे विषय में? कह रहे, आओ आओ आओ, कोई बात नहीं, ले आओ, मिठाई ले आओ, और चलो, बात गई, ये वो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से मिले। हमने भी कंफर्टेबल थे वो आपके साथ? बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत पर कंफर्टेबल। आपको तो ठीक नेता नहीं मानते थे, तो कंफर्टेबल कैसे हो हाँ, गए? ये आप क्यों? कैसे क्योंकि कह सकते? आपने उनकी सरकार बनवाई, उनको चीफ मिनिस्टर बनवाया। देखिए, ये बड़बोलापन होगा कि हम कहें कि हमने बनवाया, नहीं। उनके चीफ मिनिस्टर बनने में जो फैक्टर्स थे, उसमें थोड़ा-सा गिलहरी योगदान हमारा भी हो सकता है। गिलहरी कैसे था? क्योंकि उन्होंने वोट ही सिक्योर किया था, आई थिंक 220, 218 या 221 के इतनी आसपास। संख्या हमको नहीं याद है। हाँ, मतलब बहुत थिक और मार्जिन से ये थे भी वो। हम बता दें कि उस और समय बीजेपी के पास अपने तो संख्या थी नहीं। उस समय 425 सदस्य हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की करेक्ट। विधानसभा में, उत्तराखंड अलग नहीं उत्तराखंड हुआ अलग था। नहीं था। तो 222 की दरकार थी तब, हाँ, और 222 ही एग्जैक्ट उनको मिले भी थे, यानी नहीं, बहुत। ऐसा नहीं था, 222 थे, ऐसा नहीं 222। था, वो देखना पड़ेगा, वो ऑफ हैंड इतना ठीक याद मार्जिन मान लेते हैं, एक बीच का रास्ता चलिए निकालते हैं। कंफर्टेबल मार्जिन हो गया था। बीजेपी प्लस लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, आरएलडी, इंडिपेंडेंट, सब मिलके। तो जब आपको ये दायित्व तो दिया गया था कि बसपा तोड़ो, तो कल्याण सिंह के भी ने भी कहा था या सिर्फ राजनाथ सिंह ने कहा था? नहीं, उस दौरान कल्याण सिंह जी से भी बात होती थी, कल्लाद जी से भी बात होती थी, मानी लालजी टंडन जी से भी बात होती थी, सभी लोगों से बात होती थी। क्या आपको रिग्रेट है ऐसा करने का? कोई रिग्रेट नहीं। क्यों? गलत क्या किया है इसमें? अरे एक पार्टी तोड़ दी पूरी, नहीं नहीं, हम ये एक कहेंगे कि पार्टी तोड़ दी, 3 बार से लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल आपने रोका। 3 बार से लगातार मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, ठीक, प्रदेश को उससे बचाया। दूसरा, हम फिर कह रहे हैं कि कोई भी विधायक 1 साल के अंदर पुनः चुनाव में नहीं जाना चाह रहा था। याद तो आता होगा कि ये नहीं करना चाहिए था, कि ठीक किया था? नहीं, ठीक किया था, क्यों? क्यों उसका गलत आफ्टर किया? इफेक्ट याद है आपको, आपके साथ क्या हुआ? आप एक उस पे हम लोग आतंकवादी घोषित कर दे। मैं आता हूं उसी पे क्रमबद्ध उस पे, चलते। हाँ, बाद में चलिएगा, आप बोलते चलिए। देखिए, उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं था, 1/3 की कोई बाध्यता नहीं थी, ये भी मेंशन करते चले हम। जो ये है कि Legally correct, कोई but भी पार्टी politically 1/3 incorrect। के नीचे नहीं टूट सकती है, ये इसके बाद आया है। फिर 2002 में बहन जी लौट आती हैं, मायावती लौट आती हैं, याद है? जी हाँ। और आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। हाँ।
करा जाता है। जब पहली बार आपने सुना आपके ऊपर पोटा लगा और आप आतंकवादी घोषित कर दिए गए, आपको लगा कि वो गलती थी जब तोड़ा था उनकी पार्टी? नहीं नहीं, वो हमको कभी नहीं लगा। देखिए ऐसा है कि ये रिएक्शन था जो आपने बिल्कुल वो बड़ी मजेदार एक घटना आपको बताते हैं कि एक एफआईआर होती है हमारे ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर। वो एफआईआर पहली एफआईआर प्रतापगढ़ की थी। तो उसमें ये था कि हम लोग जा रहे हैं और पिताजी ने कहा कि फल खाने का मन हो रहा है, और हमने जो है संतरा सेब केला ये सब फल वाले के ठेले से खरीदा। तो उसने वो सामान पैक करने के बाद बताया कि इतना पैसा हुआ, इतने में हमने रिवॉल्वर निकाल के एफआईआर में ये फल वाले पे? हाँ, फल वाले पे, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे पैसा लेने की, और जो मुझसे पैसा लेता है उसको मैं गोली मार देता हूं। ऐसा करके एक एफआईआर का मजमून बनाया। तैयार किया गया, जो कि हास्यास्पद था। तो पैसे देके फल ले लेते। लेकिन सुनिए, ये एफआईआर एक संकेत था आने वाले दिनों का। एहसास हो गया था? बिल्कुल। आप तो जिस दिन ये एफआईआर हुई तो हम कहीं भागे वागे नहीं, हमने बढ़िया से अपना सामान पैक किया सूटकेस में, और जेल में जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मंजन, ब्रश, साबुन, तेल, कंघी, ये सब रखा, कुर्ता पैजामा अपना पैक किया, और उस दिन से फिर हम प्रतीक्षा करने लगे कि आज नहीं तो कल जाना है। नहीं, गैंगस्टर लगता है, हिस्ट्री सीटर नहीं, लोग शुरू बनते में नहीं, हैं, वो पर बाद में लगा। आतंकवादी कैसे वो कोई? बाद में लगा। हम टेररिज्म पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, तो पहले तो हम ये बता दें कि जिस दिन पोटा लगा है उसके 3 महीने पहले से हम जेल में थे। पोटा हमारे ऊपर लगा है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन, और जेल हमको भेजा गया था 2 नवंबर को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 2.5-3 महीने का ये कार्यकाल था। और पोटा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना, न सिर्फ पत्रकारों के बीच में, न सिर्फ आम जनता में, बल्कि पार्लियामेंट में भी। संवेद सदन बुलाया गया आगे चल के, आपको याद होगा। लोकसभा और राज्यसभा एक जगह बैठी, एक साथ बैठी, और 2 केस पोटा के थे, उत्तर भारत में हमारा और दक्षिण भारत में वाइको साहब का। वहां पे जयललिता जी मुख्यमंत्री थी। तो 2 केस पोटा के भारत में उस समय चल रहे थे। संवेद सदन, वहां पे पोटा एक्ट रिपील हुआ मतलब उसको समाप्त किया गया संयुक्त सदन ने। लेकिन उसको समाप्त करने में एक क्लॉज छूट गया कि अब से पोटा नहीं लगेगा, जिसके ऊपर लगा है वो लीगल वो फेस करे। तो वो सारी प्रक्रियाएं, वो पूरा मुकदमा, वो सारी चीजें हमने फेस करी, और फेस करने में लगभग 2.5 से 3 वर्ष करीब विभिन्न कारागारों में। आपकी मायावती से कोई खास अदावत रही है, या आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनकी राजनीति को, उनकी विचारधारा को? आपने एक आरोप और था, पता नहीं उसमें अब आप उसको सही बताओगे, कि 1995 में आपने गेस्ट हाउस में उन्हें जूता दिखाया। ऐसी चर्चाएं थी। हम बता किससे कहानी जो आपके बारे में मशहूर है। 1997 आप उनकी पार्टी तोड़ते हैं, तो 2 घटनाएं उन्होंने आपके साथ की, तो उसी का बदला लिया आपको आतंकवादी घोषित करके। अब बोल। यस प्लीज। जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड है, उसमें ना तो हमारा नाम है, ना हमारी उपस्थिति है, ना हम इतनी हल्की हरकतें करते हैं। ये सब सड़क छाप हरकतें हैं कि किसी को जूता दिखाना को, ना ये बिलो स्टैंडर्ड काम है, और ना ही कोई। तो ये जिसने भी आपको बताया, कोई ऐसे ही बता दिया होगा। हाँ, दूसरी बात है कि मायावती जी के मन में ये अवश्य बात थी कि इसकी हमारी पार्टी तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या बड़ा एक्टिव रहा है, और आप गर्व से स्वीकारते भी हमसे कब करते हैं। और उन 12-13 को साथ में लेके चलते भी थे। साथ में लेके चलना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जब जहां आवश्यकता हुई हम लोग एक राय होकर के, रजामंद होकर के गए गवर्नर के यहाँ, या जहां भी जाना हो। आपकी राय में सबकी राय और हाँ, सबकी राय थी, सबकी राय थी। तो क्यों खटक गई? आपको बहन जी क्यों नहीं पसंद थी? क्या कारण था कि आप राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत संबंध निभा रहे हैं? कल्याण सिंह, हमने मायावती जी को, अभी हमारा आपका साक्षात्कार हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा उनके नाम के आगे जी हम यहाँ भी लगा रहे हैं। वो नहीं, वो और तो आप सबके साथ लगा। हमने कभी बंद कमरे में भी उनको कोई अपशब्द या हल्की बात नहीं कही है, न ये हमारे स्वभाव में है। हाँ, वो क्यों नाराज हो गए इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। बाकी बसपा से जनतांत्रिक बसपा वाला घटक बनवाने में जो भूमिका थी, उस पर हमारी आपकी चर्चा हो ही चुकी है।
तो एक तरह से उसके ये रिपरकशंस कह लीजिए या उसका ये परिणति कह लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2003 मायावती की सरकार फिर गिर जाती है। ठीक, सितंबर 2003 मुलायम सिंह यादव शपथ लेते हैं जी, और आप आतंकवादी घोषित थे। बांदा की जेल में शायद आप थे, आप बोलिए तो बता दें। बांदा की जेल में थे। जी, तो फिर बसपा टूटी, फिर आपकी भूमिका, आपका नाम आया, फिर आपने बसपा टूटी, 37 एमएलए उनके तोड़े गए। आपकी क्या भूमिका थी? हम बताते हैं। कोटा में हम बंद थे विभिन्न जेलों में जब सरकार गिरी 28 अगस्त 2003, वो दिन याद है हमको। तो उस समय हम कानपुर कारागार में थे। अच्छा, मुकदमे हमारे ऊपर इतने लाद दिए गए थे, लगभग 55-60 मुकदमे हो गए थे। 6 तो सिर्फ गैंगस्टर हो गए थे। अच्छा, रोज सूचनाएं आती रही होंगी कि हाँ, मुकदमे? रोज एक पत्र पहुंचा रहे। विचलित तो हुए होंगे एक और बार? नहीं, उस समय ये तो हम खुल के आपको भी और सारे दर्शकों को कहेंगे कि कभी मन कमजोर नहीं हुआ। और हमारा स्पष्ट मानना है कि जैसे जैसे एक एक दिन कारागार के बीत रहे हैं, हमारी रिहाई और हमारी जीत वैसे वैसे निकट आ रही है। तो कभी न विचलित होने दिया और हुए न अपने जो समर्थक 250 से अधिक लोग बंद थे, न उनको कभी होने दिया। हालांकि उनसे भेंट हमारी बहुत कम होती थी, हमको अलग जेल में तन्हाई में रखा गया था। यातनाएं दी गई? क्या चीज? यातनाएं दी गई नहीं, कोई मतलब सुविधाएं न देना, हाँ, परेशान करना, सुविधा बैरक कुछ से न नहीं निकलने थी देना, और मिलने न देना, बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। पॉलिटिकल हलचल भी नहीं मिलती थी। जो अखबार आता था, क्योंकि अखबार का ये नियम है कि बंदी को दिया जाए, लेकिन उसमें जितने भी राजनीतिक खबरें थी वो काट के, अब अखबार से अगर राजनीतिक खबरें काट दीजिएगा तो बचेगा क्या? तो एक वो वही फिल्मी पन्ना टाइप का और पीछे वो जो है भविष्य हॉरोस्कोप और स्पोर्ट्स वाला, यही सब आता था वो। तो आप कैसे चालें चलते थे फिर? इन लोगों को, बसपा को कैसे कोई चाल नहीं, मैनेज? कोई चाल नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं। और ये भी हम बता दें कि जैसे लोग कहते हैं ना कि नेताजी के 28 अगस्त 2003 को समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बन गए। और सितंबर में शपथ ली थी, सितंबर? हाँ, 28 अगस्त को सरकार गिरी जी, और सितंबर में हाँ, शपथ ली। बस शपथ ली। और हम छूटे हैं अगस्त 2004 में। मतलब आप समझ लीजिए कि इतने मुकदमे थे कि छूटने में हमको 11 महीने से अधिक लगे हैं। तो एक नेताजी ने बहुत सहृदयता पूर्वक साथ दिया, पूरी मजबूती के साथ साथ दिया, लेकिन मुकदमे थे, जैसे एक लोग कहते हैं ना कि साहब, उन्होंने तो सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला फैसला हाँ, योजना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, बिल्कुल, मुझे याद है। और पहला फैसला रघुराज प्रताप सिंह से पोटा हटाने का, केसेस हटाने का। बट सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाहर नहीं आने दिया। एग्जैक्टली, उस बयान की जितनी भी प्रशंसा की जाए, नेताजी के मन में स्पष्ट रूप से ये था कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और उन्होंने, आप लोग मौजूद थे, स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन उसमें लीगल अड़चने आ गई, वो चीज मटेरियलाइज नहीं हो पाई, वो हो नहीं पाया। ये मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है कि पोटा हटा लिया जाए। इस बात, इसीलिए तो हमारा फिर बाद में ट्रायल हुआ। तो बसपा क्यों तोड़ी फिर? अरे बसपा तोड़ी प्रदेश बचाने के लिए। 37 एमएलए तोड़े आपने उनके। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं तब भी कह रहा हूँ, 2003 वाली भी बात अच्छा, कर रहा हूँ। ओके। फिर टूटा था, तभी तो नेताजी बने थे। एक और बात हम कहेंगे कि आप कुछ पोटा, भूल नहीं, हम वैसे आपकी उसी पे आ रहे हाथी वाली मेमोरी है। हैं। हम बिल्कुल, आप बताना ना चाहें अलग बात। नहीं, हम खुल के, हमारा खुली किताब है हमारा जीवन, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदेश में वो हाल हो गया था कि ये सरकार अपनी कार्यशैली से बहुत बदनाम हो चुकी थी बसपा, और इसका अगला जो चुनाव हुआ उसमें आपको परिणाम सामने आ गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री हुए, और उन्होंने यद्यपि घोषणा करी, जो हमारे लिए एक बहुत गर्व का और प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने हमारे विषय में इतना सोचा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। तो छूटे तो हम कोर्ट के माध्यम से, फिर मुकदमा चला, फिर जेल जाना पड़ा, छूटे, एक आप लंबी लड़ाई। सत्ता में बने रहने के लिए ये सब करते थे? पार्टियों को तोड़ते थे, विधायकों को तोड़ते थे, या फिर
आपकी कोई व्यक्तिगत रुचि या कोई महत्वाकांक्षा थी कि मुझे ये बनना है, या कोई पॉलिटिकल डील थी? नहीं, कुछ तो था। जब हमको लगता है कि ये सरकार जानी चाहिए, आप 2002 की बात कर रहे हैं और उसके पहले 97 की भी बात। इतना रिएक्शन उस सरकार का था और मध्यावधि चुनाव होते-होते ऊब चुके थे सब लोग। हमने बताया ना कि 89, 91, 93, 96 लगातार चुनाव हुए हैं डेढ़-डेढ़, 2-2 साल पे। पर चुनाव तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना? अरे तो ये थोड़ी कि हर साल चुनाव हो, ये कोई डेमोक्रेटिक, ये तो इसके लिए अनडेमोक्रेटिक क्या है। कोई पार्टी चुनाव तोड़वा चुनाव देंगे आप? चुनाव चुनाव की अवधि होती है। चुनाव की अवधि होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए जनता चुन के भेजती है और आपसे उम्मीद करती है कि 5 वर्ष आप अमुक-अमुक विकास के कार्य करेंगे, आप जनता के साथ उपस्थित रहेंगे। आप इस तरह से जनसेवा करेंगे, पता चले गए जो है और साल भर के अंदर फिर लौटे चले आ रहे हैं कि पर लेकिन आपने जो कुछ भी किया, आपकी फैमिली को भी तो भुगतना पड़ा ना? आपके फादर को वृद्ध हैं, उनको इस स्थिति में उनको जेल काटना पड़ा। लेकिन उनकी भी बहादुरी देखिए कि उन्होंने एक बार भी हमसे नहीं कहा। कोई चेहरे पे शिकन नहीं उनके। उनको ये विश्वास है कि हम गलत नहीं हैं। कोई चेहरे पे शिकन नहीं, और बात सिर्फ अपने पिता की नहीं, हमारे साथ करीब 250 से अधिक कार्यकर्ता, समर्थक, सब लोग, एमएलसी गोपाल जी जेल में रहे, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे प्रधानगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष पटेल जी, विंदेश्वरी प्रसाद पटेल जी, कई लोग जेल में रहे। लोग बड़ी बहादुरी से रहे सब लोग। अच्छा है, जीवन में संघर्ष का दौर आता है, उसको बहादुरी से सामना करना चाहिए। आप मायावती को दुश्मनी के भाव से आपने क्यों देखा? बिल्कुल नहीं। तो उनकी पार्टी क्यों तोड़ी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपका क्या नुकसान किया जो आपने उनका इतना नुकसान किया? उनको हर बार अगर सत्ता उनके हाथ से फिसली या पार्टी टूटी, रीजन थे रघुराज प्रताप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा इतना हुआ। ज्यादा श्रेय हमको मत दीजिए। वो नहीं, मैं अभी 7 में नहीं पहुंचा, अभी 2007 के पहले की बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर हम कहेंगे कि देखिए, भूमिका अच्छा, थोड़ी इसको आप बहुत श्रेय मानते थोड़ी हैं? बहुत भूमिका किसी की हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां हैं उसमें हर जो विधायक है या निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो भी अपना हित और हानि देखते हैं। तो ये आम विचार बन गया था कि साहब कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का एक न्यायोचित निर्णय है ये, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका था, कल्याण सिंह जी की बारी थी ये। घर से AK-47 मिलती है और आप कह रहे हैं कि कुछ आपके हाँ, पास पता है ही नहीं। हमको भी चला। अच्छा, हुआ क्या कि इतने पिताजी खतरनाक हथियार आप घर पे रखते हो? अरे सुनिए तो, ये भी बड़ी हास्यास्पद कहानी है। जी। हम तो, जैसा कि हमने बताया, ये पिताजी की गिरफ्तारी के समय की है, हम्म। और घर से नहीं, वो घर के बाहर एक चबूतरा है, नीम का पेड़ है मंदिर के सामने, वहां बैठे हुए थे। तो पुलिस पहुंची और दौड़ धूप के 10-20 इधर दौड़े उधर दौड़े, और फिर उन्होंने सामने ले आकर के प्रोड्यूस करी ये क्या कि AK-47? ये साहब ये बरामद हुआ है। क्या बरामद? AK-47। सच तो में थी वो? मतलब रियल AK-47 थी? रियल AK-47। अच्छा, इस उसके बरामद होने के पहले हम प्रयाग में पत्रकारों से हम ये कह चुके थे कि अगली योजना हमारे घर से इनका कोई अस्त्र शस्त्र बरामद कराने की है। ये हम पहले इलाहाबाद कचहरी की बात है। कोई बैक चैनल आपके साथ टच में था क्या, कोई अधिकारी? नहीं, पहले सुने जाइए। तो जब AK-47 प्रोड्यूस करी उन्होंने, तो पिताजी ने हंस के यही कहा कि चलिए, अच्छा कि आपने कोई कट्टा वट्टा नहीं दिखाया, नहीं तो बड़ी बदनामी होती। तो वही है कि जानते थे कि जेल जाना है। तो और फिर बाद में न्यायालय से जब वो केस आया तो ससम्मान बरी हुए, पोटा न्यायालय से हटा। तो इसमें हमारी न्यायिक जीत हुई। हाँ, उस न्यायिक जीत के लिए वर्षों जेल में रहना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, वो अलग बात है। चलिए, प्रारब्ध होता है, अपना 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 प्रारब्ध होता है। तो अगर मायावती कोई कोई पछतावा नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमने जो किया उस समय के हिसाब से सही किया। जो आप बार बार सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश हित में भी जरूरी पार्टी था। तोड़ने? अरे सॉरी सॉरी, पार्टी तोड़ने की। जी। तो बिल्कुल। ये विचार तो कई बार मन में आया होगा कि अगर मायावती से पंगा नहीं लेते तो आप इस समय पॉलिटिकल पोजीशनिंग आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे होती। और ऊपर या और नीचे।
ऊपर होती। चलिए ऐसा ठीक। है? कभी इस नहीं, तरह का कभी ख्याल कभी आया? कभी कभी विचार नहीं आया। या उनसे लड़ के ही आप इस पोजीशन पे मजबूत हुए? नहीं नहीं, ऐसा पोजीशन ऊपर या नीचे हो इसलिए नहीं। और फिर हम कहेंगे कि हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने ऐसी कार्रवाइयां करी जिसको पूरे प्रदेश और देश की जनता ने गलत माना, और जनता ने ही नहीं, माननीय न्यायालय ने भी गलत माना, और वहां से एक एक मुकदमे में हम बरी हुए हैं। फिर 2007 आ जाता है, जी। मायावती बहुमत से जीत पूर्ण कर बहुमत आती। से पहली सरकार। जब आपने देखा टैली में कि मायावती बहुमत में, हम्म। आपको जेल याद आई? नहीं, हमने सोचा कि सूटकेस फिर से पैक कर लिया जाए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये 7 की बात है। 2007। 7 से 12, हाँ। हम्म। तो तैयार रहे, अपना क्षेत्र में काम करते रहे, सक्रियता बनी रही विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह। लोग कहते हैं कुछ बैक चैनल आप मायावती के साथ कांटेक्ट में थे, आप या आपका परिवार? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। 2007 से कभी आपकी फिर भेंट हो पाई मायावती से? कभी आमना सामना हुआ उनका आपका, अलग से बात 2000 किए? नहीं, जब वो सदन में थी, हम्म। मुख्यमंत्री थी, तो जब सदन चलता था तो नहीं, वह तो 400 विधायक सब मिलते बस हैं बस बस आपकी। बस उसी में, कोई व्यक्तिगत भेंट नहीं। आपने मुख्यमंत्री के रूप में उनसे कभी, एक विधायक थे आप, समय मांग कर गए मिलने? ये पहली बार जब वो मुख्यमंत्री हुई थी, तो 1-2 बार की भेंट है हमारी। हम्म। जब पहली बार हुई थी, ये बात होगी क्षेत्र के 95 काम की। के लिए भी कभी नहीं मिले? हाँ, क्षेत्र के ही काम आपके के लिए, परिवार से भी कोई क्षेत्र नहीं के ही मिला? काम के लिए। ओके। 2010 में पंचायत का चुनाव होता है और आप फिर से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। हाँ 2010। हाँ, 10 वही 7 से 12 ठीक। वाली सरकार, और 7 से 12 वाली सरकार में। आपके बेती राजभवन का अधिकांश हिस्से को सरकार अधिग्रहित कर लेती है, अंबेडकर बर्ड सेंचुरी घोषित होती है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। थोड़ा सा एक वो हम बता दें, अधिग्रहित हुआ था पोटा के समय, अधिग्रहित बर्ड हुआ। सेंचुरी हाँ, बर्ड सेंचुरी। पोजीशन में लिया उन्होंने? नहीं, उसमें कई चीजें हैं, उसमें इतना लोगों ने, हालांकि वो न्यायालय में विचाराधीन है मामला, उसमें इतने काश्तकार हैं, विद्यालय के नाम जमीन है, ग्राम सभा, उसको लिया ही नहीं जा सकता है। वो एक बड़ा अभी लंबा आपके लीगल अभी आपके वो है। पोजीशन में है वो? नहीं, हमारे पोजीशन में नहीं है, वो फ्री है, जैसे पहले था वैसे है। पूरे गांव के लोग, सबके पोजीशन में है वो। और वो नेचुरल लेक है, आप कभी, आपने शायद ना देखा हो, आप आइएगा तो दिखाएंगे अवश्य। मगरमच्छ उसी में है क्या? हाँ, हैं? चर्चित वाले मगरमच्छ उसी में। अच्छा, बड़ी कहानियां हैं आपके लिए उसमें। मगरमच्छ वाली कहानी जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपको मगरमच्छ कैसा लगता है? ब्रजेश जी, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि ब्रजेश जी से हमारा बड़ा लंबा परिचय है। और किस सन का है बताइए? 1997 मेरी आपकी पहली मुलाकात है। 97 में। तब मैं प्रतापगढ़ में और बड़े ही ओजस्वी मुखर और कर्मठ पत्रकार, देख के अच्छा लगता था। और लगभग दोनों की एक ही उम्र है। और फिर आप प्रतापगढ़ छोड़ के लखनऊ आ गए। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गंगा जी के इस पार हमारा घर है और उस पार आपका ट्रू गांव है। ट्रू। तो ये मगरमच्छ वाली किंवदंती कम से कम आप तो मत कहिए, नहीं, लोग बाकी चर्चा जो तो करते बाहर के हैं। लोग हैं वो कहें। हाँ, गैंजेटिक घड़ियाल गंगा जी में पाए जाते हैं। और वो आपको पसंद भी है वो? क्या चीज, हमको तो हर वन्य प्राणी पसंद है, हम तो वाइल्ड लाइफ लवर हैं। मगरमच्छ पसंद है? नहीं, हमको हर वाइल्ड लाइफ का हमको बड़ा शौक है, हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जाते रहते हैं, सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, जो भी जीव जंतु जंगल में है वो सब पसंद है हमको। तो आपने कब फाइनली ये बात मन बनाया कि अब ये पार्टी तोड़ने ओड़ने वाला काम अब नहीं करना है? नहीं, ऐसा कोई मन नहीं देखिए, उस समय हम फिर कह रहे हैं आपको कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होता है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम पूरा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं कि साहब हम ही ने पूरा कर दिया, और कई लोगों की भूमिका थी, कई लोगों के सम्मिलित प्रयास से ये संभव हुआ। और सेंटर स्टेज पे भदरी हाउस हजरतगंज रहा करता था। हाँ, ये तो है। हाँ, वो बीच में पड़ता है ना नगर के। बीच में तो बहुत लोगों के घर हैं। तो सुविधा रहती थी सबको आने जाने में, मिलने जुलने में। तो ये सही कह रहे हैं आप कि भदरी हाउस की भूमिका रही। तो गर्व होता है उस बात पे जो सही काम किया, बिल्कुल गर्व है। कभी रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, क्यों रिग्रेट होगा? प्रदेश बचाने का और एक आम चुनाव
कि अवधि के पहले प्रदेश को चुनाव में झोंक दिया जाए, इससे अगर हमारी थोड़ी सी भी भूमिका रही है इसको करने में, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आपके साथ किया गया वायदा निभाया गया था तब? नहीं, हमसे कोई वायदा नहीं हुआ, बातचीत तो हुई होगी। कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। अगर आपको ये लग रहा हो कि किसी मैं सौदेबाजी प्रलोभन थोड़ा या हल्का शब्द है, हल्का सौदेबाजी थोड़ा नहीं नहीं नहीं, हल्का शब्द है, मैं वायदा वाली बात की है। कोई वायदा नहीं ना, हम कोई वायदा जो, हाँ ये सही बात है कि मंत्री बनाए गए और काम देखा गया, उसके बाद हमको खेल कूद और युवा कल्याण मिला, फिर बाद में खाद्य रसद, फिर उसके बाद खाद्य रसद के साथ कारागार भी, और कारागार का अनुभव था तो अच्छा, कारागार मंत्री, जेल मंत्री आपने बाई चॉइस मैंने सुना लिया था? नहीं नहीं, ये नेताजी का निर्णय था, नेताजी का निर्णय। क्योंकि कुछ लोगों को आपको ठीक करना था। नहीं नहीं, वो ठीक करने के लिए जेल कोई जरूरी थोड़ी है कि जेल मंत्री बने तभी ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा 2-3 विभाग के विषय में हम यह अवश्य आपसे कहना चाहेंगे और सभी दर्शकों से, कि बाकी तो चलिए ठीक है, कई विभाग होते हैं, लेकिन जेल मंत्री उसको बनना चाहिए जिसको जानकारी हो, खेल मंत्री जो खेल प्रेमी हो, और वन मंत्री जिसको जंगल का ये सब प्रेम हो। अच्छा, जेल में क्या है कि देखिए, हम एक जेल मंत्री के रूप में जो हमने मीटिंग ली, हमने कहा कि देखिए हम कस्टोडियन हैं, हम जैसे बैंक में लॉकर होता है उस तरह से हम, आप अपने को समझिए। न्यायालय जो है बंदी को भेजता है, उसको हमको उसी हालत में सेफ कस्टडी में रखना है, और जब न्यायालय का आदेश हो तो वो लॉकर खोल के उनको सुपुर्द, हम उसके सिर्फ केयर टेकर हैं। हाँ, लेकिन जेल में शोषण भी बहुत होता था, बंदियों को मिलने के लिए पैसा लिया जाता था, पेपर पैसे का कटिंग चार करके पेपर दिया जाता था, नहीं, वो मिलने नहीं दिया जाता था। पेपर जो वाला वो व्यक्तिगत अनुभव थे। बहुत ही आइसोलेटेड घटना हमारे साथ हुई, आमतौर पे अखबारों की कोई वो नहीं, लेकिन हाँ जितना सुधार हम कर सके उतना किया। जैसे भोजन व्यवस्था में सुधार किया, वाटर कूलर लगवाए, पंखा लगवाया, टीवी लगवाया, जो अनुमन्य है। मुलाकात जितनी अनुमन्य है उतनी मुलाकातें करवाएं, जेलों की साफ सफाई, हाइजीनिक, रोटी बनाने की मशीन, ये सब सारी चीजें हमने उस कार्यकाल में कर। अच्छा, आपका मैंने जिंदगी देखी, आपकी राजनीति देखी, एक रोलर कोस्टर की तरह, अप डाउन अप डाउन। इधर थोड़ा स्थिरता आई है 7-8 सालों में, अदरवाइज कभी एकदम नीचे, कभी टॉप पे। सहजता वाला आपका कभी जीवन व्रत रहा नहीं है। कम टू द 2012 मायावती की सरकार गई, 2012 आपकी सपोर्ट वाली सरकार बहुमत के साथ आई, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, आपने उनके साथ शपथ ली, ठीक? हाँ, साल भी नहीं बीता, 2 मार्च 2013 डिप्टी एसपी जियाउल हक की मॉब लिंचिंग एंड मर्डर। आपका बुरा समय फिर शुरू, आपको, आप पर FIR हुई, आपको इस्तीफा देना पड़ा। 2 मार्च 2013 को जब ये घटना हुई, उस वक्त आप कहाँ थे? कुंडा में? पहली बात तो रोलर कोस्टर वाली बात कर रहे हैं आपने, और सभी लोगों ने ECG रिपोर्ट हाँ। देखी होगी किसी भी व्यक्ति की। तो जब व्यक्ति जीवित रहता है तब वो ECG रिपोर्ट में ऐसे ऐसे आता है, वो रेखा अगर सम आने लगे तो इसका मतलब है कि उसका प्राणांत तो हो चुका है, देहावसान हो चुका है। तो जीवित है तो ऊपर नीचे ये सब तो लगा रहेगा। अब आ जाते हैं 2012 की बात 12, आपने हाँ। करी है। 2012 में अखिलेश जी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 2012 में। 12 से 17 तक की ये सरकार रही। 13 में हमारी विधानसभा में बलीपुर गांव है, कुंडा ब्लॉक में, वहां पे मॉब लिंचिंग के तहत ये हत्या हुई। और उस समय आपने पूछा हम कहाँ थे, तो उस समय हम लखनऊ में थे और विधानसभा चल रही थी। ये सही बात है कि लोगों ने पूरा प्रयास किया कि साहब कुंडा में बिना इनके पत्ता नहीं डोल सकता है, पत्ता नहीं हिल सकता है, तो इनका हाथ है और ये है वो है, सारी चीजें। हम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने स्वयं CBI जांच की मांग करी, क्योंकि हमको पता था हम प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस अगर जांच करेगी, सही जांच करेगी और हमको क्लीन चिट मिलता है, तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। और ये सब इसलिए
अपना नाम निकलवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि ये प्रदेश सरकार में अच्छा खासा दखल रखते हैं, मंत्री हैं। तो हमने स्वयं सीबीआई, बल्कि उस समय कई नेता विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं साहब सीबीआई नहीं, सीबीआई नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल सीबीआई की ही तो मांग उस दिन करते आप हैं। अपने आवास पर थे, वो भी लखनऊ में थे। लखनऊ में थे आवास। अच्छा, मुझे ध्यान है आप इस घटना को होते ही अपनी गाड़ी लेकर खुद विक्रमादित्य मार्ग में गए, मुलायम सिंह अखिलेश जी यादव को के हमने घर गए, सूचना दी। अखिलेश हाँ यादव से हाँ, जी मिलने। हाँ, बिल्कुल। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही। एविडेंस क्रिएट करना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ हूँ और मुख्यमंत्री नहीं से नहीं नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, एविडेंस नहीं। या देखिए, आप अपनी हम निर्दोषता साबित नहीं करना नहीं, चाहते? ना निर्दोष था, ना एविडेंस, ऐसी कोई बात नहीं थी। चूंकि घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी और उस समय एक बड़ी घटना थी ये, तो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना ये हमने आवश्यक समझा। तो हम गए, हम बता के चले आए कि वहाँ जब आप ये गए तो अखिलेश यादव ने, यानी तब के मुख्यमंत्री ने आपसे क्या पूछा? नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। हमने बताया कि ऐसा सुनने में आ रहा है हम्म, कि वहाँ पे सीओ की हत्या हो गई है, वहाँ अतिरिक्त पुलिस भेजने की आवश्यकता है, पुलिस बल भेजने की आवश्यकता है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो हो। ये कह करके, अच्छा उस समय हमको बुखार भी था, फीवर था। तो हम गए, बस इतने खड़े-खड़े बात हुई है 5 मिनट, और फिर हम लौट के चले आए। फिर उसके बाद सीबीआई जाँच हुई। नहीं, सीबीआई थोड़ा ने सा पहले रुकते हैं। चलो, आपको इस्तीफा देने के लिए अखिलेश यादव ने कहा था? बिल्कुल नहीं, वो खुद ये आज इसकी क्लैरिटी दीजिए। एकदम एकदम स्पष्ट आप कर आज दें। कानी दास को हमने बुलाए गए थे, आप स्वयं पहुंचे थे? नहीं, बुलाए नहीं गए थे, हम आपको बता रहे हैं। हमने स्वयं कहा कि जब एफआईआर में हमारा, ये भी बड़ा रोचक है कि एफआईआर में हमारा नाम नहीं है। ये देखिए, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक? करेक्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हमारा कोई नाम नहीं है। एसआईआर नाम की कोई चीज नहीं होती है। एसआईआर आजकल दूसरा है, वो वोटर वाला, वो उस पे उस बाद पे में बात बात, करेंगे हाँ अभी। बिल्कुल, हम भी बात अभी करेंगे। करना जरूरी तो है। एफआईआर, उसको जो दूसरी जो रिपोर्ट लिखी गई, एक घटना की दो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, फिर उसमें क्लब टुगेदर कर दिया गया। तो बिल्कुल मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं था नैतिकता के नाते, चूंकि एफआईआर हो चुकी थी। तो सिर्फ हमने स्वयं, एफआईआर पर गिरे, यहाँ तो चार्जशीट पे नहीं छोड़ रहे हैं लोग, आप ये ना कौन हम सी अपनी नैतिक? बात कर सकते हैं। हम गए और हमने स्वयं इस्तीफा लिखा, और शिवपाल जी से भी बात हुई थी। शिवपाल जी से हमने कहा कि हम देना चाहते हैं इस्तीफा। तो उन्होंने बात करा, कह के हम कहे समय दिलवाइए जो है हाउस हो में। सकता है आपके ऊपर दबाव रहा हो, कोई दबाव मुख्यमंत्री नहीं। सीधे ना कह देख, रहे नहीं हो, नहीं 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 नहीं, साइड साइड से कहलाया गया हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने जीवन में हमेशा स्पष्टता रखी है, और कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, आज भी हम कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का हमारा निर्णय एकदम सही रहा। और आपसे अखिलेश यादव ने नहीं कहा था नहीं इस्तीफा कहा दे, था, बिल्कुल नहीं कहा था, आपने स्वेच्छा से स्वयं दिया? दिया। ओके। फिर सीबीआई जांच शुरू होती है, शुरू हुए। आप सीबीआई में कई बार पेश हुए? हाँ, 3 बार, 3 बार। 3 बार के लगभग। थोड़ा एम्बैरेसमेंट तो लगता होगा ना, कि जो काम किया नहीं उसके लिए बार बार नहीं, आना पड़ रहा है? एम्बैरेसमेंट हमारे ख्याल से सही शब्द नहीं है। कोई झेप की बात नहीं है, लेकिन हाँ, खेद अवश्य हुआ। और खेद इसलिए भी हुआ, देखिए जो घटना हुई है वो पूरे गांव के सामने हुई है, 250-300 लोगों के सामने हुई है। जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वो नामजद है, वो जेल में है, सब लोग जानते हैं, वो ओपन फैक्ट है। वो आपके सपोर्टर थे वो? पूरा गांव हमारा सपोर्टर। देखिए, वो सब गांव ऐसे हैं जहां हमको 90% से अधिक वोट मिलते हैं। तो उन गांवों में जब भी झगड़ा होता है, मारपीट भी होती है, तो पीटने वाला भी हमारा समर्थक है और पिटने वाला भी हमारा समर्थक है। तो वो आज बड़ा, भी 90% अगर वोट अगर मिलते आप, हाँ, आप वोट की दृष्टिकोण से देखिएगा, तो वहां पे 85-90% हमको मतदान करते हैं लोग। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, और ना हम कहेंगे कि ये हमारे नहीं है, अब वो अपने हमारे। समर्थकों के बीच वहीं सीबीआई ने ऑफिस खोल लिया, आपको बार बार? ऑफिस कुंडा में खुला था। हाँ, हाँ, कुंडा ही हुआ वो। 9-10 किलोमीटर का हाँ, अंतर है वहाँ। बार बार आपको पेशी पे जाना पड़ता था, समन किया जाता था आपको, तो ये अपने लोगों के बीच एक आपको झेप तो लगी होगी 1-2 बार? नहीं, बात झेप की नहीं है, उससे ज़्यादा हमको कष्ट इस पे होता था कि वहाँ के निर्दोष लोगों को सीबीआई बुला करके और पूछताछ करती थी। अच्छा, वो भी एक अंग है, मतलब बैठे-बैठाए मुसीबत वाली एक बात थी कि कोई किसी की चाय की दुकान है, किसी की पान की दुकान है, अब उनको बुला करके दिन भर बैठाए हैं, लेकिन वही पूछताछ का तरीका है।
और वो एकदम ओपन केस था, लेकिन अब सीबीआई को भी अपनी समय पूरी चाहिए। प्रक्रिया तो अपने अपनानी ही थी। उन्होंने पूरी अपनी प्रक्रिया अपनाई और उनको भी ये भी जाहिर करना था कि हाँ साहब, जांच हो रही है जब पहली बार सघनता से। आपने सीबीआई का सामना किया, उनके सवालों का किया हाँ, आपने, हाँ। थोड़ा विचलित हुए? नहीं, क्यों विचलित होंगे? क्या पूछा उन्होंने आपसे? कई चीजें पूछी उन्होंने। पहले तो नाम पूछा, फिर पिता का नाम पूछा, वो तो फिर निवास, प्रोसेस है, मतलब एक शपथ ऊपर। दिलाई होगी। तो कई चीजें कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। हम कहे कि ये एक प्री प्लान्ड घटना नहीं है, ये तात्कालिक घटना है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। और आप भी यहाँ पे जांच, चूंकि हमको काफी बाद में बुलाया गया, उसके पहले वो कई दिनों तक दूसरों को भी। छानबीन कर चुके थे, कई लोगों के बयान आ चुके थे, लेकिन चूंकि हमारा नाम बाद में जोड़ा गया था तो इसलिए वो आवश्यक था कि कुछ हमको। एविडेंस, कुछ गवाहों के बयान आपका सामना कराया गया? नहीं, एविडेंस गवाहों से हमारा कोई संबंध नहीं। देखिए, अपराध मूलतः दो तरह के हैं, या तो प्री प्लान्ड हो और या एकाएक कोई झगड़ा हो जाए, रोड रेज हो जाए या मॉब लिंचिंग हो जाए। तो ये तात्कालिक विवाद था। पर आपका नार्को टेस्ट क्यों कराया? उसमें सीबीआई दैट ने वाज मोस्ट शॉकिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब और आप कह रहे हैं नो एविडेंस, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई गवाह नहीं, हाँ, कोई सबूत नहीं, हमारे मैं लखनऊ में था, हमारे अधिवक्ता ने कहा। देन व्हाई नार्को? बिल्कुल, बिल्कुल। आप बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा मार्के का प्रश्न है। एंड इट्स इमोशनल क्वेश्चन। बिल्कुल। नहीं, नहीं। नार्को करना हमारे किसी मतलब ये मैं पहली इसको बात तो गलत मानता हूँ। नार्को टेस्ट में ये आवश्यक है कि हमारी सहमति हो। हम्म, अगर हमारी सहमति नहीं है तो नार्को टेस्ट नहीं हो सकता है ट्रू। और वो अदालत में कहना पड़ता है। तो सीबीआई के अधिवक्ता ने जब ये कहा कि नार्को टेस्ट, तो हमने अपने अधिवक्ता से कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। तो कहें आपको लिख के देना होगा। हम कहे लिखिए, आप टाइप करिए, हम तैयार हैं। क्यों सहमत हुए आप? क्या आपको लगता था कि नहीं, कैसे भी हो मुझे इस केस से बाहर आना है, नहीं, चाहे बिल्कुल इसके लिए मुझे प्रताड़ना सहनी पड़े? ये नहीं। हम ये जानते थे कि इस केस की सच्चाई कैसे भी हो सबके सामने आनी चाहिए, और उसके लिए एक नहीं 10 टेस्ट के लिए हम तैयार थे। सच्चाई सामने अगर हम नार्को टेस्ट से भागते या हम घबराते या ये होते कि साहब ये नहीं कराएंगे, तो बात न बनती, मजा नहीं आता। करिए, एक इसका भी अनुभव हो गया कि नार्को टेस्ट कैसा होता है। कैसा होता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट होता थोड़ा है। बताइए। नहीं, वो एक कई मशीनें लगी रहती हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उन आप पे आपकी क्या अनकॉन्शियस थे जब प्रतिक्रिया। आपसे ये सब पूछा जा रहा था? नहीं, नहीं, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था। सॉरी, वो कुछ खिला के बेहोश वाला नहीं था ये। लाई डिटेक्टर हाँ, टेस्ट लाई हुआ था? डिटेक्टर टेस्ट था। लाई डिटेक्टर पूरे होश में थे, जैसे आपसे बात कर रहे हैं। तो उसमें कई मशीनें लगी होती हैं, हाथ में, पैर में, सीने में कनेक्टेड था। और आपके प्रश्न से जो गुस्सा तो आया हमारी होगा जो, आपको? नहीं, इसमें गुस्सा की क्या बात है। वो अरे ये कोई वो पूछताछ का तरीका हुआ? ये तो इनह्यूमन हुआ ना। नहीं, बिल्कुल इनह्यूमन नहीं है। बड़े मतलब मेरिट पे वो सवाल कर रहे थे, मेरिट पे हम जवाब दे रहे थे। वो तो पहले भी किए थे कुंडा में। कहीं कोई इनह्यूमन नहीं रहे। बड़े अच्छे से पूछताछ किया और हमने भी अच्छे से जवाब दिया। और अच्छा है, ये सब अनुभव जीवन में होना चाहिए कि, तो कहीं तो टूटे होंगे। ना टूटे तो बिल्कुल नहीं। खींच आई आप होगी। आप तो आप तो खींच आई होगी। आप तो देखिए, हमारा आपका परिचय लगभग 30 वर्ष होने को है। और इस 30 वर्ष में हम आपके स्टूडियो या कैमरे पे भले कम आए, लेकिन हम लोग बराबर संपर्क में रहते हैं। आप बताइए, टूटने वालों में से नहीं है। और जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं ब्रजेश जी, कभी कुछ ज्यादा कोई उतार समय। चढ़ाव नहीं है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों? विधि का विधान है, प्रारब्ध है अपना अपना। आप बनना क्या चाहते हैं? हम जो हैं वही रहना चाहते हैं। विधायक? नहीं, विधायक तो एक चलिए संवैधानिक पद हो गया। हम जो हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, और उसमें संतुष्ट भी हैं और प्रसन्न भी हैं। एक विधायक के रूप में संतुष्ट हैं या एक इंडिविजुअल के रूप में? हम ये कहेंगे कि एक विधायक के रूप में हमको जो दायित्व, जो अधिकार मिला है, जो जन सेवा का, वो हम प्रयास करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में काम करें। जिन्होंने हमको बनाया है उनकी सेवा करें, और बार-बार वो हमको जिताते हैं, ये प्रमाण है कि वो हमारी सेवा से प्रसन्न हैं। क्या आपने मान लिया कि ये बेंचमार्क है, मैंने अचीव कर लिया है, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं मिल सकता या मिलेगा? नहीं, 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 ये ऐसा नहीं माना जाता है। अब जैसे
आपने प्रतापगढ़ से पत्रकारिता शुरू करके आज लखनऊ में इतना बड़ा आपका चैनल है और ये है, ईश्वर करे आप और आगे जाएं। लेकिन अभी आपसे हम पूछें कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं, तो आपके मन में भी ये होगा कि हमारा व्यूअरशिप बढ़े, हमारा चैनल बढ़े, इसका नेटवर्क बढ़े। तो ये तो देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में होगा, वो अगर किसान होगा और उसके खेत में अच्छी फसल हुई है, मान लीजिए 10 क्विंटल फसल हुई उसकी, तो आप पूछेंगे कि अच्छा बताओ क्या 10 क्विंटल में, तो वो तो कहेगा कि हमारी इच्छा है कि 15 क्विंटल हो। तो 7 बार तो आगे एमएलए देखिए, आगे आगे बढ़ने की इच्छा वो सबकी होती है, हमारी भी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आगे बढ़ने का तरीका, उसके लिए कोई समझौता नहीं है, जैसे अंदर है वैसे बाहर है, स्पष्ट तौर पे है। अच्छा 5 बार तो मंत्री रह लिए, 7 बार के एमएलए हैं, बगल की सीट बिहार जिताते हैं, हाँ जी, एमएलसी आपका, एमएलसी है जिला पंचायत जी, जिसको चाहते हैं उसको आप बनवा जी, लेते हैं, जितने ब्लॉक प्रमुख आपके क्षेत्र में जी, हैं आप सब बनवा लेते हैं, जी, ठीक। सहकारी बैंक आपके, जी। जितने भी इलेक्टेड बॉडी कुंडा और आसपास के या प्रतापगढ़ की मैक्सिमम है, वो आपके तो इसमें कंट्रोल में गलत क्या रहती है? है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ 5 बार मंत्री रह लिए तो अब तो 2 ही पद बचे हैं, नहीं, नहीं, हम एक डिप्टी वाला और एक राजा वाला, राजा का कौन सा पद? मुख्यमंत्री का। मैं आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद, लेकिन कुछ तो एम्बिशन गोल सेट इतना किया हो। इतना हमने सोचा नहीं। अभी जो आपने कहा कि जैसे विधायक है, तो 25 वर्ष विधानसभा में जब पूरे हुए, तो जनसत्ता दल के नाम से एक दल का गठन हुआ है, और बगैर किसी के गठबंधन के हम्म, आज हमारे विधानमंडल की संख्या 3 है। कांग्रेस 2 की एमएलए 1 एमएलसी। 1 एमएलसी विधानमंडल के, और 2 राष्ट्रीय दल जो हैं वो मिला करके इतने हैं। बसपा कांग्रेस। जी। तो हालांकि इसको हम बहुत बड़ी संख्या नहीं कहेंगे, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के, सहयोगियों के, समर्थकों की इच्छा अच्छा है कि लोग कहते हैं और आप जोर जबरदस्ती करते हैं चुनाव जीतने के लिए, खास तौर पर जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख, ऐसा और हो जिसको सकता है। चाहते हैं उसको जबरदस्ती बनवाते हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं बनवाते हैं। देखिए, जिसको चाहते हैं उसको लोग जिता देते हैं, विजयी बनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं, हमारे समर्थक इतने मजबूत हैं और इतने ईमानदार हैं कि वो पूरी ऊर्जा के साथ लगते कितने हैं। कर्मठ और कितनी ऊर्जा है कि कोई दूसरा वोट नहीं डाल पाता है। क्यों नहीं डालते हैं? कई बार वोट पड़े हैं। वोटिंग तो होती ही है, वोटिंग होती है, मतदान तो होता ही है। अब देखिए, कभी कोई अरे अभी बीजेपी का प्रत्याशी रो रहा था प्रतापगढ़ में जब चुनाव हुआ था। वो पूरी तरह से नाटक था। आपका रोया, फूट फूट कर रोया, जी, और बीजेपी की सरकार में आपने ऐसी स्थिति आपके उत्पन्न कर दी। आपके आपके जो भी संवाददाता प्रतापगढ़ में हैं, मैंने फुटेज देखी थी भाई। फुटेज तो हमने भी देखी थी। आपके जो भी संवाददाता हैं उनसे पूछ लीजिए कि सच्चाई क्या है, वो खुद ही आपको बता देंगे। फिर आप क्लीन चिट मिलती है आपको सितंबर में, और समअप करते हैं, जल्दी ही खत्म करेंगे, समअप करते हैं। क्लीन चिट मिलती है, आप 2014 में फिर मिनिस्टर बन जाते हैं वापस, लेकिन आपको वो पोर्टफोलियो नहीं मिलता जो आप छोड़ कर गए थे। कोई बात थी? नहीं, वही मिला, खाद्य वही रत्न, मिला। खाद्य रत्न। अखिलेश यादव से आपके रिश्ते कैसे हैं? कैसे हैं? थे और हैं? नहीं, बहुत देखिए, नेताजी से बहुत अच्छे थे। अखिलेश जी से हम ये कह सकते हैं कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके सम्मान या गरिमा के खिलाफ हमने कभी कोई बात कही नहीं। आपने कभी सुना हो हमारा कोई बयान तो बता दीजिए। हाँ, उनको ये नहीं कहना चाहिए था आके कि कुंडा में कुंडी लग जाएगी या लगा देंगे, ये है, वो है। उस पे हमारी अवश्य प्रतिक्रिया हुई, और चलिए, रात गई, बात गई, पुरानी बात हो गई। हम बातों को लेकर के और बैठने वाले वो नहीं है कि हम कुंठित होकर के एक बात पकड़ के बैठ जाएँ। 2018 राज्यसभा चुनाव, और हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, आप अखिलेश यादव से मिलते हैं, जी, एक तस्वीर आप दोनों की क्लिक जी, होती है। जी, अखिलेश यादव लिखते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आपकी फोटो डालते हैं। जी। द्विवार्षिक राज्यसभा के चुनाव थे, जी, हाँ, समझ गए। आप जया बच्चन को वोट देने के लिए आपका अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन जब आप वोट डालने गए तो आपने बीजेपी के अनिल अग्रवाल को वोट दिया, याद है? आप बोलिए तो हम उसका उत्तर एकदम दे देते हैं। उधर हाँ कह के आए और वोट इधर दे दिया। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। क्या थी ये हम मिस्ट्री? बिल्कुल, वो हमारा है। वो
इतने द्वंद के बाद सपा बसपा का एक गठबंधन हुआ, जो कि हम उससे सहमत नहीं थे। बिकॉज ऑफ मायावती। नहीं, बिकॉज ऑफ मायावती भी, और हम ये भी जानते थे कि इनकी जो कार्यप्रणाली है, वे ऑफ फंक्शनिंग है मायावती जी का, ये समाजवादी पार्टी से लाभ लेकर के और आगे चल के धोखा देंगे, और वही आपको देखने को भी मिला आगे वाले चुनाव में। खैर, उस राज्यसभा के जिसकी आप बात कर रहे हैं द्विवार्षिक चुनाव की, उसमें 3 प्रत्याशी थे और 3 में से 2 को जीतना था। एक सपा का प्रत्याशी, एक बसपा और एक भाजपा का प्रत्याशी। अब इसमें बड़ी टेक्निकल वोटिंग होती है, वो बड़ा समय लगेगा कि हम टीवी पे बताएं और आपके दर्शक भी मैं ऊब टेक्निकलिटी नहीं जाएंगे। जानना नहीं, चाहता। वो हम इसलिए कि उसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है और बड़ी गुणा गणित करके जोड़ी जाती है गिनती, इतनी सरल नहीं है उसमें। तो उस चीज को हम लोगों ने इस तरह से बैठाया था कि सपा और भाजपा के प्रत्याशी जीत जाएं और बसपा का प्रत्याशी हार जाए, और उस चीज में हम सफल हुए, हुआ भी वही। पर आप अखिलेश यादव से कुछ कमिट करके आए थे, वो मुलाकात में क्या बात हुई थी? अब तो जब बातचीत नहीं तो सार्वजनिक होना चाहिए, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, क्या बात हुई थी आपकी? कोई गोपनीय बात नहीं, हमने कहा सपा जीतेगी। पर जया बच्चन को जया आपने तो वोट जया नहीं जी दिया, जीती। लेकिन वोट तो आपने बीजेपी को दिया। हम आपको बता रहे हैं ना कि एक बड़ा वर्ग उसमें विधायकों का, वो सब हम लोग गुणा गणित करके प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, कई इसमें बड़ा टेक्निकल होता है। लक्ष्य हमारा जो था कि उसके बसपा फौरन हारे। बाद आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखे गए वोट डालने के बाद? फौरन बाद नहीं, फौरन बाद नहीं, वो तो हम जाते रहते हैं फिर मिलते अखिलेश रहते। यादव को ट्वीट डिलीट हो जाता है। हाँ, ट्वीट डिलीट किया उन्होंने। वो वर्स्ट सिचुएशन थी आपके और उनके रिलेशन के बीच? Is it true? देखिए, बसपा या विशेषकर मायावती जी से जो हमारे संबंध उस समय थे, अगर हमसे ये आशा की जाए कि हम बसपा को वोट देंगे, तो हम इसके पक्ष में नहीं थे। पर वो तो जया बच्चन को वोट देने को गए थे, जया जी जीती। पर आपने तो वोट नहीं दिया। नहीं, हम अगर इधर उधर करते वोट में या कुछ भी करते, तो हम आपको बता रहे हैं ना, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करते। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य जया जी भी जीते, भाजपा जीत जाए और बसपा हार जाए, वो हमने प्राप्त कर लिया। ओके, नेक्स्ट चीज आते हैं। जी। उसके बाद से मैं देखता हूं, जब से वो द्विवार्षिक चुनाव हुए, आप लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे। आप बीजेपी की प्रत्येक नीति, उनका जो भी मूव, पॉलिटिकल मूव होता था असेंबली में, आप सबसे सहमत होते थे, और मुख्यमंत्री के साथ आपके बड़े अच्छे और नज़दीकी संबंध रहे। आप दो विधायक जीत के आए, आप एमएलसी भी आपके पास है, लेकिन आप एनडीए का पार्ट नहीं है, यहाँ आपको पावर नहीं मिली। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया आपको? गठबंधन उस दिशा में कभी कोई बात नहीं हुई। सपोर्ट तो आपने हमेशा किया उनका। उन्होंने जब हमसे कहा कि राज्यसभा में वोट चाहिए या विधान परिषद में वोट चाहिए, बट वाई यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनडीए? अब ये उनसे पूछिए। आपने कभी कोशिश की? नहीं, हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमने कोई प्रयास नहीं किया। डिजर्व करते हैं? देखा जाएगा, समय बताएगा। तो क्या आपका इस्तेमाल करती है बीजेपी? नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं, 97, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजनाथ सिंह। अपने को सेल्फ विक्टिमाइज करके हम कभी नहीं देखते हैं। हम एकदम आनंद मंगल से हैं, पूरे संतुष्ट हैं, और जनहित के, राष्ट्रहित के जो मुद्दे हैं उन पे मुखर होकर के बोलते हैं। योगी जी से आपके रिलेशनशिप कैसी है? कैसे हैं ये पूछ रहे हैं? जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजभर मंत्री हो सकते हैं, उनकी पार्टी आ सकती है, निषाद की पार्टी आ सकती है, अपना दल की पार्टी आ सकती है, आरएलडी आ सकती है, वाई नॉट जनसत्ता दल? नहीं, ये तो उनसे पूछिए। देखिए, दूसरी बात, इनका तो अलायंस है ना, और मंत्री बनना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है कि। तो क्या चीफ मिनिस्टर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। डिप्टी? ना ना ना, मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है कि मंत्री बनने के लिए हम कोई वो करें, अब कोई इच्छा रही नहीं हमारी, मन भर गया? मन भर गया मंत्री रहते तो हुए। इनको सपोर्ट क्यों इतना करते हैं? विचारधारा की वजह से, या कोई किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? हर तरह से सपोर्ट आप बीजेपी को करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक, विचार से लेकर आचार तक। जहां हमारे विचार मिलते हैं, जैसे सीएए हुआ या NRC। एनआरसी हुआ, ये
बहुत पहले से हम कहते चले आ रहे हैं। अभी अपना हम ट्विटर आपको दिखा सकते हैं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब के हमारे कुछ वक्तव्य हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक आना चाहे, जो माइनॉरिटी आना चाहे, उनको भारत में स्थायी निवास दिया जाए। तो हम इस पक्ष में थे और बिल्कुल बहुत आप अच्छी तो चीज है। जयपुर राजस्थान तक गए निर्वासित हिंदुओं बिल्कुल से गए, मिलने, बिल्कुल गए। आपने उनका मुद्दा उठाया? दिल्ली भी गए हैं, समय समय पे हम उठाते रहते हैं और वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है तो हमारे जब लिए। उनका विचार है, उनकी आपने हमेशा मदद की, उन्होंने आपकी कोई ऐसी विजिबल मदद नहीं की, उन्होंने से मेरा तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी एज ए होल से है। अब तो आप ये कह सकते हैं ना कि कोई सौदेबाजी के तहत हमने नहीं मदद करी। मैं देखो कोई पहले तो आपने कोई अचीव किया था, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं नहीं रखे। 97 और उसके बाद लगातार आपने अचीव तो किया, लेकिन इस वाली बीजेपी के साथ जो नई वाली है, यू आर नॉट कंफर्टेबल हम बहुत योगी कंफर्टेबल जी हैं। को छोड़ के। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप जितनी आशा करेंगे उतने परेशान रहेंगे। आशा करना छोड़ दीजिए। बस जहां हमारी आवश्यकता हुई हम खड़े रहे, अब बाकी उनका आउटलुक है। ओके, 2024 24 पार्लियामेंट चुनाव, चले बताएं। आप बेंगलुरु गए, हाँ गए। अमित शाह से आपने भेंट की, हाँ भेंट हुई। क्या बात हुई थी? देखिए बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन ये गरिमा के खिलाफ है कि अगर हमारी आपकी कोई बंद कमरे में बात हो और उसको सार्वजनिक रूप से हम यहाँ उन्होंने बताएं। सपोर्ट मांगा हो? वो जाने दीजिए, क्या बात, अच्छी वार्ता हुई। और कुछ पूछिए। फिर आप जिस दिन वोट डालने गए, कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र का वोट जिस दिन पड़ रहा हाँ था, हाँ हाँ हाँ। आप अपने परिवार के साथ निकले, आपने वोट जी किया, जी बाहर मीडिया खड़ी हुई थी, जी 12:30 बजे का वक्त था दोपहर का, जी। आपने खुला ऐलान किया विनोद सोनकर को हराने का, बीजेपी प्रत्याशी। अच्छा, किया था? खुला ऐलान हमने नहीं किया। हम बताते हैं आपको। हमने एक भी जनसभा नहीं करी पूरे पार्लियामेंट चुनाव में। हम घर से निकले नहीं। अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों की एक सभा बुलाई, जिसमें क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि क्या करना है, हमारा क्या रवैया रहेगा, क्या इच्छा है हमारी, इस पे विराम लगाना आवश्यक था। तो हमने कहा कि देखिए, जब हम किसी प्रत्याशी के लिए आपसे वोट मांगते हैं तो हमारा भी एक दायित्व होता है कि आपके सुख दुख में, आपकी आवश्यकता पे वो प्रत्याशी, वो सांसद, वो विधायक खड़ा रहेगा। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम किसी की गारंटी ले सकें, विनोद सोनकर हाँ, किसी की भी गारंटी ले सकें कि हम कह दें कि आप चलिए इनको जिताइए, इनको वोट दीजिए, ये खड़े रहेंगे और फिर बाद में न मिले। इसलिए आप लोग की जहां इच्छा हो वहां वोट दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अधिकारियों से लेके, पत्रकारों से लेकर के, और जितने भाजपा ने सर्वे कराए, और आप भी इससे सहमत हो गए, और हम देखिए मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई है क्योंकि हमारी आपकी बात हुई है और आपने भी नहीं, कहा हमारा कि भी संसदीय क्षेत्र है actually। एग्जैक्टली जी। आपने खुल के कहा है कि भाई ये कतई नहीं जीत सकता है आदमी, और उसी लोकसभा क्षेत्र के आप भी और हम भी दोनों लोग रहने वाले हैं। तो जो परिस्थितियां थी उससे आप अवगत है कि देखिए, कई बार एक सिटिंग एमपी या एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस पार्टी की लोकप्रियता उसके आगे निष्प्रभावी हो जाती है। वही हुआ। आप बीजेपी के खिलाफ थे या विनोद सोनकर के? नहीं नहीं, हमने कहा ना कि इस चुनाव में हमने अपने सभी समर्थकों को खुला छोड़ दिया कि आप लोग जाइए, तो बीजेपी कौशाम्बी भी हार गई, प्रतापगढ़ भी जहां हार गई। मनाए जाइए का मतलब जहां मनाए वहां मतदान करिए। इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे कि कौशाम्बी भी बीजेपी हार गई और प्रतापगढ़ भी? देखिए, वो हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, वो सब लोग जानते थे कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो हार जाएंगे। उसमें किसी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन आप बताइए, आम जनमानस, गांव गिराव के लोग, आपके गांव दारा नगर के लोग क्या यही तो कह रहे थे? मतलब ये भी हाँ, तो क्षेत्र से आवाज तो थी, यही थी, खुली आवाज थी। खुली आवाज थी। स्पष्ट था ना कि भाजपा किसी को भी टिकट दे दे, भाजपा का पलड़ा मजबूत है, लेकिन
इस प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। अब आपने कहा कि मतदान के बाद आपने खुला ऐलान नहीं किया। हमने ये कहा था कि मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण, तो राजा भैया और क्या मतलब होता है किसी के तो खिलाफत जो करने सच्चाई है का? वही हमने कहा, हम उसको डिनाई कहाँ कर रहे हैं। नहीं, खुला 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 कहा ऐलान आपने? जो ये जो खुला ही होता है, हमको, और कितना खुलना होता है? नहीं हमने खुलना तो फिर ऐसा होता है कि हम एक एक दिन में 20-20 मीटिंगें करते, फिर पूरे कार्यकर्ताओं को एकदम मोबिलाइज कर देते। तब ये अंतर बढ़ के अब और ज्यादा हो जाता है, कितना? बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जानते हैं, आपके बगल की बात है। लोग कहते हैं कि आपने बदला लिया है, क्योंकि बाबागंज में अमित शाह ने आकर नहीं आपकी नहीं, इच्छा के विपरीत ये सब कुछ नहीं, कोई एक कोई सभा की थी। नहीं जब आप मिलकर बेंगलुरु से आए थे तो उनको बाबागंज में सभा करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, देखिए, वो बात हर्ट तो की होगी। नहीं, अमित शाह जी से जो हमारी वार्ता हुई वो बंद कमरे की, जैसा कि हमने पहले कहा कि बड़ी अच्छी वार्ता मैं हुई। जानना नहीं एक, चाहता, आप अच्छा नहीं हाँ, बताना चाहते, वो विषय और नहीं। दूसरा, बाबागंज में सभा हुई तो बिल्कुल करेंगे भाई। लोकसभा हो, विधानसभा, सीनियर लीडर्स आते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण आते हैं, बड़े नेता आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मीटिंगें करते हैं। इसमें गलत क्या है? बुरा नहीं लगा? क्यों बुरा लगेगा? आपके क्षेत्र में पहुंच के कोई ललकार रहा है आपको? नहीं, अरे तो किसको ललकार रहा है? और आप मंच पे हमको नहीं थोड़ी थे। ललकार रहे हैं। आप मंच पे नहीं थे। नहीं, हम अब वही हमने कहा ना, कोई हमारा बीजेपी के साथ अलायंस तो हुआ नहीं है। हम किस अथॉरिटी से उस मंच पे जाते हैं? आपको बुलाया था? नहीं, अमित शाह ने कोई बात की थी नहीं, आपसे? नहीं, कोई तालमेल, देखिए, जो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हमारी माननीय गृह मंत्री जी से वार्ता हुई तब तक नामांकन की पूरा हो चुका था, उसके बाद की बात है ये। आपको तो मनाने भी बीजेपी लीडरशिप ने कई नेताओं को भेजा था आपके घर, इंक्लूडिंग संजीव बालियान। हाँ, संजीव जी आए थे विनोद और सोनकर को लेकर आए थे। लेकर के आए थे, और उसके पहले भी आए थे, वैसे भी आए थे। तो जब विनोद सरेंडर कर दिए, आपसे मिल लिए, तो फिर आपने क्यों नहीं, उनके? बात सरेंडर की नहीं है, बात सरेंडर की और लड़ाई नहीं, प्रश्न इस बात कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि हम किसी के लिए वोट मांगें या अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को लगाएं, तो ये हमारा दायित्व तो होता है कि कल के दिन वो व्यक्ति खड़ा रहेगा। अच्छा, विनोद सोनकर जी आए, बालियान जी आए, तो हमने यही चीज़ कही। हम कहे देखिए, एक तो बहुत देर हो चुकी है, दूसरा हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बैठक कर चुके हैं और उसमें खुल के हमने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि आप लोग की जहां मर्जी। नहीं, हमने ये कहा आपकी जहां मर्जी वहां वोट दो। आज जो ऐसे लोग जो 24 घंटा हमारे चुनाव में मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने विनोद सोनकर को या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सपा को वोट दिया है। कभी कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि हमने उसके कहा बाद हो। से फिर कभी गृह मंत्री से बात? न, उसके बाद नहीं मिले, उसके बाद भेंट नहीं हुई, लोकसभा के चुनाव के बाद नहीं हुई। ओके, आप एसआईआर पे कुछ, आप जब हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की थी, आपने एसआईआर पर कुछ बात की थी। अगर कोंडा में एसआईआर हो जाए तो आपका क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। एक, सबसे पहले तो जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इंटेंसिव, विशेष गहन पुनरीक्षण। हाँ, विशेष गहन पुनरीक्षण। हम देख रहे हैं कि अब कई नेता वो मतदाता सूची लिए हुए वो कह रहे हैं कि ये देखिए साहब, ये गलती है, ये गलती है। आज दिन टीवी पे दिखते हैं, आजकल बड़ा चर्चा में है एसआईआर। तो आप मतदाता सूची दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें ये गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी कैसे दूर होगी? एसआईआर के माध्यम से ही तो दूर होगी। आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची गलत है, ये देखिए इस आदमी का नाम 2 बार है या हाँ, एक तो आवाज पर 100 वोट है। वो एक, उसमें भी हम स्पष्ट कर दें कि जैसे उन्होंने कहा कि एक पिता के इतने पुत्र कैसे हैं, फिर बाद में ये पता चला कि वो काशी की एक मठ का है और जो वहाँ पे जो शिष्यगण हैं उन्होंने अपने पिता के स्थान पे अपने गुरु का नाम लिखा है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। जो एक, अच्छा, आप एसआईआर के समर्थक हैं ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शुद्ध और सही सूची आए, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब इसमें दिक्कत तो उनको होगी या हो रही है, होती हुई दिख रही है, जो ये चाहते हैं। भाई हमारा क्या लक्ष्य है कि बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, वो हमारे देश का मतदाता नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि आप चले आइए और यहाँ पे आप
ये भी इसमें देखिए, रातों रात गुड़गांव से और कई नगरों से जो है, जो घरेलू नौकरानियां थे, वो गायब हो गई, भाग गई। जब उनको ये पता चला कि साहब ये तो जांच हो रही है और हम पकड़े जाएंगे और डिपोर्ट किए जाएंगे बांग्लादेश, तो ये अनेक महानगरों में हुआ ही है। तो आपके यहाँ भी है क्या ऐसा? नहीं, हमारे प्रतापगढ़ में तो ऐसा नहीं सुनने में आया है, लेकिन आप जानते हैं कि गुड़गांव में, दिल्ली में कई एक ऐसे प्रकरण आए हैं, जो हाउसमेड तो हैं या आपने कौन सा एसआईआर कर रखा है गुंडा और बाबागंज में कि आज तक आप हारे नहीं? एसआईआर से हारने जीतने से कोई मतलब ही नहीं है। आपने ऐसा क्या कर नहीं रखा है? नहीं, एसआईआर लोग एसआईआर कहते हैं मिलिट्री लगा दो तो भी आपको नहीं हरा सकते, ऐसा क्या है? अब उस पे आ रहे हैं ना। देखिए, पहली बात, एसआईआर इसलिए आवश्यक है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या या जो अशुद्धियां हैं वो दूर हों। आज केंद्र में जो विपक्ष कह रहा है कि साहब ये धांधली, तो वो उनकी शिकायतें एसआईआर के माध्यम से ही तो दूर होंगी, सही जांच होगी। अब इस विषय को यहाँ से अब आप हमारे, कुंडा बिल्कुल बाबा हम कुंडा में चाहेंगे कि, और कुंडा में शुद्ध सूची है, फिर भी और शुद्धिकरण करना हो तो करवा लें। होनी चाहिए। नहीं, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, क्यों नहीं? अगर कोई मृतक है तो उसका नाम हटना चाहिए, जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है होना चाहिए, ये तो रूटीन काम अच्छा, है। आज मैंने लोगों से पूछा कि आप राजा भैया से क्या जानना चाहते हैं। जी, एक बड़ी दिलचस्प सवाल आया है। आपको गाड़ियों का बहुत शौक है? अब थोड़ा बस 5 संक्षेप, मिनट हाँ में जी, बताइए। गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का जी। इस समय कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? इस समय लैंड क्रूजर है हमारे पास, टोयोटा की। तो गाड़ियों का शौक शुरू से रहा है या इस बीच कुछ बढ़ा? शुरू से रहा है, गाड़ियों का, घोड़ों का। घोड़े हैं भी? हाँ, घोड़े हैं। चढ़ते हैं? कम चढ़ते हैं लेकिन चढ़ते हैं। क्यों? समय नहीं मिलता ब्रजेश जी, और लखनऊ से जब घर गए, कभी चढ़े कभी नहीं चढ़े, लेकिन हाँ, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, स्टड कुत्तों का फार्म है शौक। आपके पास अभी भी? हाँ, स्टड फार्म है, लिखा पढ़ी में स्टड फार्म। लोग कहते हैं 5-6 बड़ी गाड़ियां आपके पास, टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, जीप रैंगलर, लैंड हमारे नाम रोवर, जो थी रेंज वो हमने रोवर, बता दी। 5th जनरेशन वाली भी है, फिफ्थ मर्सिडीज भी रखते हैं आप। फिफ्थ जनरेशन क्या बताया? 5th जनरेशन की कोई लैंड रोवर है आपके पास? फिफ्थ ऐसा जनरेशन दर्शक से कह रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन से तो हम नहीं समझे, लेकिन जितने की आवश्यकता है, अच्छी लेटेस्ट गाड़ियां वाली है हैं, ना? शौक लेटेस्ट की मान लेते हैं। हमारा फिफ्थ जनरेशन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? किस चीज की? कपड़ों की, जूतों की? कोई एक आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, अब देखिए, आपसे आपका ऊपर। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। धन्यवाद। तो यहीं पे जनपद में सिलवा लेते हैं। कहीं बाहर से नहीं खरीदते? नहीं, कोई ऐसा नहीं, कभी राजस्थान में है एक ईस्ट वेस्ट टेलर, वहां से सिलवा लेते हैं, जयपुर से। सबसे ज्यादा कहाँ का खाना पसंद है आपको? खाना सब खा लेते हैं, मतलब वेज या नॉन वेज? भारतीय नॉन वेज। नॉन वेज में क्या नॉन वेज क्या? अलग अलग होता है, सब कुछ? वो कह पाना इसलिए नहीं कि कभी मतलब देसी है या चाइनीज है, खाना पीना ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है नहीं, तो कितनी कंट्रीज का दौरा कर चुके हैं? कंट्रीज जोड़ के बताना पड़ेगा मुझे। 25-30 तो हो ही गई होंगी। 20 के ऊपर हो गए होंगे। ओके, फाइनल क्वेश्चन, जनसत्ता दल का और आपका क्या भविष्य है? अब हम कोई भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हर किसी की भी कोई पार्टी हो तो वो चाहेगा कि पार्टी और मजबूत हो, जनाधार बढ़े, सीटें अधिक आए, वही हमारा प्रयास है। बाकी प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सिर माथे पे। अलायंस करेंगे 27 में? देखा जाएगा, देखा जाएगा। संभावनाएं किधर ज्यादा लगती हैं आपको? हमारे विचार आप जानते हैं, और आप ही नहीं जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, इन विचारों से समझौता नहीं। कभी लौटेंगे अखिलेश यादव के पास या नहीं, फाइनल क्यों उनके नहीं, साथ? हमारी तरफ से देखिए, कोई व्यक्तिगत, हम कभी भी, आपने देखा होगा, फिर हम वो बात कहेंगे कि मायावती जी के लिए भी हमारा कोई क्रोध का या असम्मान का भाव नहीं रहा है। बीजेपी के साथ अलायंस होगा? अब होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, अभी से नहीं कहा जा सकता। 27 में क्या लग रहा है?
27 में हमको लग रहा है कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, जिस हिसाब से हमारा जनसंपर्क है, जिस हिसाब से काम है, हम आशान्वित हैं। डबल डिजिट। ईश्वर ने कहा आप सब लोग की शुभकामना हो तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बहुत वक्त के बाद आप इतना खुलकर। नहीं हम एकदम, और हम तो, और बड़ा अच्छा लगा मिलके, और कई वर्षों बाद इतनी लंबी इंटरव्यू हुई। और इस समय बुखार में है, लेकिन अगर हमने कहा होता आपसे कि हम बुखार में हैं और इसलिए, तो आप कहते हैं कि जैसे सब नेता बहाना बनाते हैं वैसे आप भी बना रहे हैं। आप कमिटमेंट वाले हैं और आपने जो वायदा किया आप निभाया। आप अपने वायदे पे हमेशा खरे उतरते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस विस्तृत इंटरव्यू में मैंने कोशिश की कि जितने भी सवाल, कहानियां, किस्से, किंवदंतियां, झूठ, सही, अफवाह, सच्चाई, दावे, तर्क रघुराज प्रताप सिंह के बारे में रहे हैं, मैंने वो सब आपके लिए पूछने की कोशिश की है। अब राजा भैया का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। 2 घटनाएं उन्होंने आपके साथ की तो उसी का बदला लिया आपको आतंकवादी घोषित कर। अखिलेश यादव से आपके रिश्ते कैसे? आप बेंगलुरु गए? हाँ गए। अमित शाह से आपने भेंट की? हाँ भेंट की। क्या बात?